मेरे को देखकर ऐसे चुप हो गए जैसे सबके सब मिलकर मेरे को श्रद्धांजलि दे रहा है। अच्छा है कुलदीप, बढ़िया। प्रणाम करता हूं आप सभी को। अतिथि हमारे बीच में लगभग सभी आ गए हैं। जितने अतिथि आ रहे हैं उतनी पर्चियां भी मंच पर आ रही हैं। सब प्रणाम करता हूं। आज के दौर में कवि सम्मेलन होता है, उसमें कवियों को पेमेंट मिल जाता है, मान मिल जाता है, सम्मान मिल जाता है, सुनने के लिए जनता जनार्दन मिल जाती है, लेकिन भाई साहब अतिथि नहीं मिलते हैं। और इस मंच को इसलिए प्रणाम करता हूं कि इतने अतिथि हमसे, तो अगर कोई कवि सम्मेलन का आयोजक आके बोलता है कि यार कवि सम्मेलन में क्या क्या आवश्यकता लगेगी, तो हम बोलते हैं एक स्टैंड वाला माइक, एक बैठक वाला माइक, बिछात और 3 अतिथि। साहब क्या बारीक पंच है, धीरे धीरे समझ में आएगा। इधर जो लोग खड़े हैं इन्हें विशेष प्रणाम करता हूं। बहुत अच्छी शुरुआत करी हिमांशु ने, बहुत सारी बात करी, स्वच्छता अभियान। दादा को प्रणाम करता हूं। कहा कि इस लोटे की बारी है, लोटे की बारी है, लोटे वोटे की बारी कुछ नहीं है भाई साहब। लोटा तो मोदी जी ने जब ही बंद कर दिया। भाई वाह कुलदीप, वाह क्या बात है, वाह। लोटे वोटे डब्बे वब्बे सब खत्म हो गए। परिवर्तन का दौर आ गया भाई साहब हमारे देश में। हमने नारा दिया मोदी जी ने, न खाऊंगा ना खाने दूंगा, घर घर में शौचालय बना दूंगा। साहब पहले देखो, अब परिवर्तन यह आया कि आदमी डब्बा लेके जाता था, क्या जरूरत थी शौचालय की? शौचालय कोई हमारी महत्वपूर्ण आवश्यकता नहीं है, लेकिन आदमी ने डब्बा भरा, डब्बा भर के जंगल तक गया, डब्बे में छेद रहा तो संकट बड़ा है। साहब संकट बड़ा है। निवेदन कर देना चाहता हूं। और मंत्रिमंडल भाई साहब, मंत्रिमंडल उनके पीछे पड़ गया, फिल्म वालों के पीछे का। हमारा प्रचार करो। बोले क्या प्रचार करना? बोले फिल्मों के माध्यम से लोगों को बताओ कि घर घर में शौचालय बनाओ। वो फिल्म वाले सब टेंशन में। फिल्म बन रही थी चेन्नई एक्सप्रेस, तो दीपिका पादुकोण से कहा कि जब ट्रेन जाती है चेन्नई एक्सप्रेस और तुम्हारे सामने शाहरुख खान बैठता है, तो तुमको शाहरुख खान से बोलना है कि शौचालय में जा। तो साहब आपने अगर फिल्म देखी तो उसमें दीपिका पादुकोण शाहरुख खान से बोलती है, अरे जा रे तू शौचालय में जा रे। तो साहब मंत्रिमंडल ने कहा कि देखो एक बार शौचालय बोलने का काम नहीं चलेगा, तुमको प्रेरित करना पड़ेगा। क्या है, हमारे यहाँ की पब्लिक प्रेरित होनी चाहिए साहब शौचालय में जाने के लिए। तो भाई साहब दीपिका पादुकोण ने बात को और आगे बढ़ाई, अरे जा रे तू शौचालय में जा रे, शौचालय 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 शौचालय। तो मंत्रिमंडल ने कहा कि और उपयोग करो। तो दीपिका पादुकोण ने मना कर दिया कि अब मैं उपयोग नहीं कर सकती हूँ। बोले क्यों उपयोग नहीं कर सकती हो? बोले इसलिए उपयोग नहीं कर सकती हूँ क्योंकि मैं बार बार शौचालय बोलती हूँ तो मेरे को शर्म आती है। तो मंत्रिमंडल ने कहा कि अच्छा, बार बार शौचालय बोलने में शर्म आती है और नाम के पीछे पादुकोण रखने में शर्म नहीं आती है। ये स्थितियां हो गई है साहब। लेकिन मैं निवेदन कर देना चाहता हूं, बहुत अच्छा मंच है। इस मंच पर आदरणीय पंडित अशोक नागर जी उपस्थित हैं, इन्हें प्रणाम करता हूं। साहब जब मेरी आयु 20 वर्ष की थी उस समय मुझे पंडित अशोक नागर जी का सानिध्य मिला और कुलदीप कविता के क्षेत्र में आया। मैं बताना चाहता हूं आपको एक बात, मेरे काव्य पाठ के पहले के नागर जी वो इंसान है जिन्होंने कुलदीप को बताया है कि छंद कैसे लिखे जाते हैं, कविता में भाव किस प्रकार लिखे जाते हैं, कविताएं किस प्रकार लिखी जाती है। भाई साहब पंडित अशोक नागर वो इंसान है जिनने कुलदीप को कविता लिखने का तरीका सिखाया। पंडित अशोक नागर वो इंसान है जिनने कुलदीप को कविता पढ़ने का सलीका सिखाया। और कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक आज कुलदीप रंगीला जो कुछ भी है वो खुद की बदौलत है। ये समस्या हो जाती है साहब। लेकिन मैं निवेदन कर देना चाहता हूं, इन सबका क्या आशीर्वाद हमारे साथ है। ये जो आवागमन हो रहा, थोड़ा सा निवेदन है कि थोड़े व्यवस्थित हो जाएं, क्योंकि ये जो कार्यक्रम है साहब, हमारे आदरणीय लक्ष्मणी जी ने बताया कि ये प्रेम का आयोजन है, प्रोफेशनल कवि सम्मेलन नहीं है। और प्रेम का आयोजन साहब जहाँ पैसा महत्व रखता ही नहीं है, केवल प्रेम महत्व रखता है, वो क्या सिलिकॉन सिटी का प्रेम है। और हम मालवा के लोग में जितना प्रेम मिलेगा इतना कहीं नहीं मिलेगा। सुबह जब मालवा का आदमी उठता है तो मंजन बाद में करता है, पहले ये देखता है कि पोहे कहाँ मिलेंगे। और पोहे भी सादे नहीं खाएगा भाई साहब, पोहे भी खाएगा तो उसमें नींबू निचोएगा, चिवड़ा डालेगा, तब जाके टेस्ट बनेगा। ये मालवा के आदमी की विशेषता। अभी पिछले दिनों में राजगढ़ कवि सम्मेलन में जा रहा साहब, सरवोटे से मैजिक में बैठा, मिठास देखना मालवा की। मेरे सामने एक आदमी बैठा एकदम काला ढूस, उसका काला रूप बड़ा ही दोहरा लगे, उसका काला रूप बड़ा ही दोहरा लगे, यहां तक कि उसके सामने ये कुलदीप रंगीला भी गोरा लगे।
मैंने उससे प्रेम से पूछ लिया, मैंने कहा भाई साहब आपका नाम? बोला भेरू। अच्छा है। मैंने कहा बहुत अच्छा नाम है। बोला अच्छा है तो आप रख लो, मैं कोई दूसरा रख लूंगा। साहब मैजिक थोड़ा सा आगे और बड़ा आनंद लेना, मस्ती के मूड में आ जाना थोड़ा। मेरे ऊपर इस कवि सम्मेलन को शुरुआत करने की जवाबदारी है। मैजिक आगे बढ़ा, मेरे मन में जिज्ञासा हुई, मैंने उससे अगला प्रश्न पूछा। मैंने कहा पिताजी का नाम? बोला काल भैरू। मैंने कहा तेरे को तो दंडवत प्रणाम, तू भैरू पिताजी काल भैरू। मेरे मन में और जिज्ञासा पैदा हुई, शरीर में रुधिर में रक्त की रफ्तार तेज हो गई। मैंने कहा दादाजी का नाम? बोला पताल भैरू। मैंने कहा भैया तेरे को तो 2 अगरबत्ती और नारियल चढ़ाने पड़ेंगे साहब। अब अगर मालवा का जवाब आपको हृदय में लगे तो जोरदार तालियां बजाकर मुझे आदेशित करना। एडवांस में नहीं, एडवांस में नहीं, एडवांस में साहब एडवांस की जरूरत ही नहीं है अपने को। एडवांस पेमेंट अपने को कोई नहीं देता है, क्योंकि अपन बहुत छोटे से कवि हैं, ये सब राष्ट्रीय स्तर के कवि हैं। और आजकल तो अपन भी राष्ट्रीय स्तर के हैं, और राष्ट्रीय स्तर के कवियों की हालत आजकल देश में बहुत खराब है साहब। ये वास्तविक घटना मैं आपको बताता हूं। अभी पिछले दिनों 23 तारीख को मैं सुवासरा गया कवि सम्मेलन में। मैं नागदा पहुंचा, मेरे साथ में पंडित जी थे, और ट्रेन पकड़नी थी हमको अवध एक्सप्रेस 4 बजे नागदा जंक्शन से। साहब ट्रेन आई, मैं डब्बे में घुसा, मेरे पीछे पंडित जी। मैं जैसे ही घुसा एक आदमी को धक्का लगा, तो उसने मेरे से कहा बोला भैया जरा ढंग से खड़ा रहो। तो साहब मैंने जेब में हाथ डाल के बोला भाई साहब मैं ढंग से ही खड़ा हूं, आप शायद जानते नहीं हो मैं राष्ट्रीय स्तर का कवि हूं। लेकिन भाई साहब स्थिति देखना राष्ट्रीय स्तर की कवि की। मैंने कहा भाई साहब मैं बता दूं आपको मैं राष्ट्रीय स्तर का कवि हूं। तो मेरे से बोलता है कि राष्ट्रीय स्तर का कवि हो तो क्या छाती पे चढ़ोगे? ये हालत है साहब। निवेदन कर देना चाहता हूं व्यवस्था। मैंने उससे पूछा कि तू भेरू, पिताजी काल भेरू, दादाजी पताल भेरू, ये बता के जा कहां रहा है? बोला लाबरिया भेरू। ये मिठा रहे, ये मिठा रहे साहब। मैंने कहा कि इस आदमी को छोड़ो, बगल में बैठा इससे पूछो। मैंने कहा तेरा नाम? बोला राम। मैंने कहा पिताजी? बोले सीताराम। मैंने कहा दादाजी? बोले परशुराम। मैंने कहा तू कहां जाएगा? बोले चोहित राम। अच्छा है। ये व्यवस्था हो जाती है साहब हमारे बीच। ये व्यवस्था हो जाती है साहब हमारे बीच में। क्या देश की श्रेष्ठतम कवित्री आगरा से उपस्थित हुई है, ORS के अलावा कुछ ले ही नहीं रही है। 3 बजे से इनको ORS लग रहा है। मतलब 4-5 ORS वहां मंगलिए, 4-5 यहाँ ORS मंगलिए। मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि क्या करेंगी है। और साहब इनका नाम भी देखो आप, सलोनी राणा। और इनको घर में प्रेम से इनके घर वाले बोलते हैं सल्लू। सल्लू। और एक बात ताली अभी लगेगी भाई साहब, मैं बता दूं आपको, सलमान खान का भी घर का नाम सल्लू है। और सलमान खान और इनमें बहुत सारी समानता है साहब। सलमान खान भी 40 पार है, ये भी 40 के ऊपर है। दूसरी बात, सलमान खान अभी तक कुंवारा है, ये भी अभी तक कुंवारी है। और तीसरी बात का साहब एक अंतर आपके बीच में रखता हूं। अंतर अच्छा लगे तो तालियां बजाना। सलमान खान की शादी अभी तक इसलिए नहीं हुई क्योंकि उसने की नहीं, और इनकी अभी तक हुई नहीं। बहुत अच्छे, वाह जी वाह वाह वाह। और हुई इसलिए नहीं क्योंकि मालवा में नहीं आई। मालवा तो इतनी अच्छी जगह है साहब, लड़की नहीं मिले तो आदमी जनरेटर से शादी कर लेता है। ये हालत है हमारे मालवा। क्या आपका प्रेम है साहब, ये धीरे धीरे क्या उफान पे आएगा। मैंने कहा कि ये पारिवारिक प्रोग्राम है, निवेदन कर देना चाहता हूं। लेकिन साहब देश के श्रेष्ठतम कवियों के बीच में कुलदीप खड़ा है और सलोनी राणा कोई कम नहीं है। लाल किले पे जो सबसे बड़ा कवि सम्मेलन देश का होता है, उस कवि सम्मेलन में सलोनी राणा 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, पूरे 3 बार गई है कवि सम्मेलन सुनने के लिए। वाह यार, अच्छा है। पिछले साल तो मैं भी इनके साथ गया था। ये आनंद की बात है साहब। अपन तो क्या देख के हाथ साहब मेरा नाम रंगीला, पर ऊपर वाला रंग देना ही भूल गया। वाह। यहाँ बहुत सारे ऐसे बैठे जिनको बाल देना ही भूल गया। हालांकि भाई साहब क्या, मैं गंजों का बहुत सम्मान करता हूं। वो इसलिए कि हमारे देश में गंजे 2 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं पूर्णगंज, जिनका पूरा मैदानी साफ होता है। दूसरे होते हैं भाई साहब जैसे अर्धगंज, जिनका बीच का मैदान साफ, दोनों तरफ थोड़े थोड़े बाल
इनको देखो तो ऐसा लगता है जैसे खाली बस में दोनों तरफ सवारियां लटक के जा रही हो। बहुत अच्छे, वाह 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 वाह। एक बार पीछे तक तालियां बजा दे कुलदीप के सम्मान में, बहुत मेहनत कर रहा है लड़का। वाह 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 कुलदीप। दोनों तरफ सवारियां लटक के जा रही है, वो भी विदाउट टिकट। ने ऊपर से इनके बड़े बड़े कान देख लो, ऐसा लगता है जैसे कोई साइकिल पे दो दूध की टंकियां लटका के ले जा रही हो। और साहब क्या गंजों का, मेरे घर के पड़ोस में एक चंपालाल जी रहते हैं, उनकी खोपड़ी पे एक भी बाल नहीं, मतलब पूर्णगंज। अब उनका 8 साल का पोता उनकी खोपड़ी पे ही ट्रक चला रहा। अब वो 3-4 बार हो गए तो उनको चंपालाल जी को गुस्सा आया, बेटे को पकड़ा, बोले क्या क्या कर रही है? बोला कुछ नहीं दद्दू, ट्रक चला रहा हूं। बोले ये मेरी खोपड़ी है, कोई ट्रक चलाने की जगह है क्या? बोला दद्दू दद्दू, ये मध्य प्रदेश का एकमात्र ऐसा हाईवे जिसमें एक भी टोल टैक्स नहीं है। ये व्यवस्थाएं बिगड़ जाती है। लेकिन साहब मैं वाकई गंजों का बहुत सम्मान करता हूं, इसलिए करता हूं क्योंकि हमारे देश में गंजा एकमात्र ऐसा व्यक्ति होता है जिसका कोई बाल भी माका नहीं कर सकता है। क्या बात है, वाह वाह वाह। ये व्यवस्थाएं हो जाती। निवेदन कर देना चाहता हूं लक्ष्मण जी का, मुझे आदेश हुआ कि कुलदीप इस तारीख को कवि सम्मेलन है, सिलिकॉन सिटी में तेरे को उपस्थित होना है, बोल तेरे लिए क्या व्यवस्था कर दी जाए। बजट कम है, प्रेम का मामला और प्रेम के खातिर तेरे को आना है। मैंने कहा दादा बिल्कुल आऊंगा। बोले बोल तेरे लिए क्या व्यवस्था कर दी जाए। मैंने कवि सम्मेलन में कौन कौन है? बोले भाटी जी है, दिग्गज जी है, सलोनी राणा है, तेरे लिए क्या व्यवस्था कर दी जाए। मैंने कहा एक काम करना, सलोनी राणा से 100 रुपए कम दे देना। बोला आ जाओ, वो सो में आ रही है। वाह 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 जी वाह। ताली बजाओ यार, माहौल ही नहीं मिल रहा है मेरे को। वाह 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 वाह। वो जिम्मी के कारण, ये जिम्मी चल रहा है, पीछे चल रहा ना। निवेदन कर देना चाहता हूँ साहब, ये प्रेम का मामला है, और जहाँ प्रेम का मामला होता है वहाँ पैसा महत्व नहीं रखता है। हमने बड़ी दिवाली पे जिस नोट की पूजा करी साहब, छोटी दिवाली पे उस नोट को हमने घर से बाहर निकाल के फेंक दिया। मैं पढ़ता हूँ पंक्तियां यहाँ से वहां तक, आशीर्वाद देना कि पैसा आदमी के रूप बदल देता है, पैसा आदमी के रूप बदल देता है, कहीं छांव तो कहीं धूप बदल देता है। मंदिर किसी भी भगवान का हो, उसके समक्ष एक पेटी होती है, उस पेटी में भी साक्षात लक्ष्मी देवी बैठी होती है। और यहाँ से कविता के साथ यात्रा करना साहब कि पैसा अगर उस पेटी में हो तो आदमी को पुजारी बना देता है, पैसा अगर उस पेटी में हो तो आदमी को पुजारी बना देता है, पैसा अगर तिजोरी में हो तो आदमी को सरकारी बना देता है, पैसा अगर गल्ले में हो तो आदमी को व्यापारी बना देता है, और यही पैसा अगर कटोरे में हो तो आदमी को भिखारी बना देता है। यही पैसा अगर कटोरे में हो तो आदमी को भिखारी बना देता है। पैसा आदमी के रूप बदल देता है, कहीं छांव कहीं धूप बदल देता, तो कहीं धूप बदल देता है। साहब पैसा मायने नहीं रखता। अभी 6 महीने पहले मेरे को चिकनगुनिया हो गया। कवियों के पास कोई विशेष काम नहीं होता है, अब चिकनगुनिया हो गया। मेरे पिताजी ने 25,000 रुपए लगाए। ये कवि मित्र मेरे को देखने को आया, मैं पलंग पे पड़ा, कुर्सी पे मेरे पिताजी सिर पे हाथ रख के बैठे, क्योंकि 25,000 रुपए लगा है। अब ये कवियों ने मेरे से पूछा, बोले कुलदीप कैसा लग रहा है? साहब मैं बोलूं उसके पहले मेरे पिताजी बोल उठे, बोले उनसे पूछ के देखो जिनका पैसा लग रहा है। अच्छा है। तो साहब पैसा मायने नहीं रखता, आदमी का प्रेम मायने रखता है। मैं निवेदन कर देना चाहता हूं कि पैसा यहाँ इस सदन में जितने लोग बैठे हैं साहब, इंदौर अमीरों की नगरी है, लेकिन इस अमीरों की नगरी में अगर इस सदन में कोई गरीब व्यक्ति बैठा है जिसने पैसे का अभाव देखा है, उन्हें ये पंक्ति सौंपना चाहता हूं कि पैसा अगर आंखों में हो तो आदमी को चोर बना देता है। और साहब अगली पंक्ति आपके हृदय पटल पर अंकित हो जाए तो आशीर्वाद देना कि पैसा अगर आंखों में हो तो आदमी को चोर बना देता है, और यही पैसा अगर दिमाग में हो तो आदमी को कमजोर बना देता है। यही पैसा अगर दिमाग में हो तो आदमी को कमजोर बना देता है। पैसा 2 नंबर का हो तो आदमी को कल्लू से कालिया बना देता है, और पैसा फाइनेंस का हो तो आदमी को विजय माल्या बना देता है। पैसा फाइनेंस का हो तो आदमी को विजय माल्या बना देता है। भाई साहब यही कविता एक दिन मैंने अपनी धर्म पत्नी को सुनाई। मैंने अपनी पत्नी को एक बार सुनाई पर उसको समझ में नहीं आई, दूसरी बार सुनाई उसको समझ में नहीं आई, और तीसरी बार उसको इतनी ज्यादा समझ में आई कि वो उठ के सीधे मायके ही निकल ली। साहब अपन प्रसन्न के बला चली, लेकिन 3 दिन बाद अपने को याद आई तो मैंने मोबाइल पे फोन लगाया, खींच 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 खुच 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 खींच खाच। साहब 3 बार लगाया, उसने तीनों बार काट दिया। तो मैंने व्हाट्सएप पे मैसेज किया, मैंने कहा जाग रही हो तो चैन भेज,
सो रही हो तो नींद भेज। इतना सुन के वो भी भावुक हो गई, उसने तुरंत व्हाट्सएप पे रिप्लाई किया, बोले बर्तन मांज रही हूँ, एठवाड़ा भेजूं? यहाँ मामले बिगड़ जाते हैं साहब। और ये व्हाट्सएप का दौर है। ये हिमांशु कह रहा था, मैं बताना चाहता हूँ, हम फेसबुक चलाने वाले लोग हैं, 80 साल के बूढ़े फेसबुक चला रहे हैं। निवेदन कर देना चाहता हूँ, एक कविता आपके बीच में रखना चाहता हूँ। फेसबुक के दुष्प्रयोग, और ये फेसबुक नहीं है, फेकबुक है। इस पे जो मिलेगा फर्जी मिलेगा, असली कुछ नहीं मिलेगा। मैं फेसबुक पे एक लड़की से मोहब्बत करता था, सुबह शाम उसे पाने की ईश्वर से इबादत करता था। उस लड़की ने भी मुझसे बेइंतहा प्यार किया, और 3 वर्षों के बाद उसने पलासिया पे अपना स्वीट्स पे मुझसे मिलने का प्रस्ताव स्वीकार किया। साहब 3 वर्षों की मोहब्बत का परिणाम पूरी तरीके से बकवास निकला। अरे मैं जिसे सुनीता समझा था वो कोई सुभाष निकला। वाह वाह वाह। मैं जिसे सुनीता समझा था वो कोई सुभाष निकला। आपकी तालियां मिली साहब, उसके लिए धन्यवाद। लेकिन अगली टिप्पणी पे इससे अधिक तालियों की मांग करता हूँ साहब। इच्छा तो ये हो रही थी कि उसका खून कर दूं, इच्छा तो ये हो रही थी कि उसका खून कर दूं, मगर मैं चुपचाप था, क्योंकि वो सुभाष और कोई नहीं, मेरे दोस्त सतीश का ही बाप था। साहब अगली टिप्पणी पे तालियों का और घनत्व बढ़ाना। क्या बात है। अब जो लोग फेसबुक इस्तेमाल करते हैं वो प्रैक्टिकल में पहुंचना। उसने मेरे कंधे पे हाथ रखा साहब, उसने मेरे कंधे पे हाथ रखा और हाथ रख के प्रश्न पूछा, किसमें इंटरेस्ट है, मेल में के फीमेल में? मैंने कहा मैं आत्महत्या करना चाहता हूं, मेरा इंटरेस्ट है मिट्टी के तेल में। ये स्थितियां हो गई साहब। फेसबुक की तो इतनी बड़ी सच्चाई है कि आज सुबह मेरे पास हिरण्याकश्यप की फ्रेंड रिक्वेस्ट आई है। यहाँ तक आएगा साहब। लेकिन हम क्या टेक्निकल लोग हैं, हम मस्ती में जीने वाले लोग हैं। एक कविता में यहाँ पर पढ़ देना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत प्यारे लोग हैं साहब। हमारे हिंदुस्तान में 3 जगह कविता बड़े स्नेह और प्रेम से सुनी जाती है, एक जबलपुर में, एक भोपाल में और एक इंदौर में। आप इतनी तन्मयता से सुन रहे हैं, मैं आपको प्रणाम करके एक कविता आपके बीच में रख देना चाहता हूँ। क्योंकि क्या साहब, इतनी अधिक भीड़ है, लेकिन यहाँ एक भी पुलिस वाला नहीं है। और साहब पुलिस, हमारे देश में जो पुलिस मध्य प्रदेश में काम करती है वो काम कहीं नहीं। आप किसी भी हाईवे पे निकल जाओ, पुलिस की गाड़ी दौड़ती दिखेगी, 100 नंबर डायल 100 नंबर डायल करो तो पुलिस आती है, और 100 का दे दो तो फिर चली जाती है। अभी साहब पिछले दिनों धार कवि सम्मेलन में 40,000 पब्लिक, उनके चारों तरफ 20 पुलिस वाले घूम रहे, इधर कुर्सियां लगी 5, उस पे 6 लेडीज पुलिस बैठी। टीआई साहब मंच की अध्यक्षता कर रहे, बड़ी बड़ी मूछ में। मैंने उनसे पूछ लिया, मैंने कहा ये इतने सारे पुलिस के जवान किस लिए? बोले पब्लिक नहीं भाग जाए। मैंने कहा अच्छी बात है। मैंने कहा ये लेडीज पुलिस किस लिए? बोले पुलिस वाले नहीं भाग जाए। और साहब एक बार बता रहा हूं, आप में से अगर कोई पुलिस में भर्ती होने जाता है तो उसकी विशेषता देखना। पुलिस की भर्ती में सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है कि आदमी का सीना आगे होना चाहिए और पेट अंदर होना चाहिए। लेकिन जब पुलिस वाले रिटायर होते हैं तो इसका उल्टा हो जाता है। लेकिन साहब हमारे मालवा की पुलिस, भोपाल की पुलिस ने जो एनकाउंटर किया है, मैं उस एनकाउंटर पे एक रचना पढ़ के दादा अपना स्थान ग्रहण करूंगा कि भोपाल की जेल से जब 8 पुलिसकर्मी जेल तोड़ करके भागे, भोपाल की जेल से जब 8 पुलिसकर्मी जेल तोड़ करके भागे, उनकी आहट पाकर मेरे देश के सक्रिय पुलिस वाले जागे। माना कि बेड़ियां नहीं थी उन आतंकवादियों के पांव में, पर जल्दबाजी में सबके सब घुस गए गांव में। ये ऊपर वाले की कृपा थी, योग था या संयोग था, पर इस एनकाउंटर में पुलिस के साथ साथ गांव वालों का भी बहुत बड़ा सहयोग था। तो मेरा मध्य प्रदेश शासन से निवेदन है कि गांव के प्रत्येक कर्मचारी को, गांव के प्रत्येक नागरिक को पुरस्कार स्वरूप 1,000 रुपए, उन पुलिस वालों को 1 पेटी, और शहीद हुए उस हवलदार को पूरा 1 खोका देना चाहिए। क्या बात है, वाह जी वाह। और साहब अगली पंक्ति पे कुलदीप को विदाई देना कि उन पुलिस वालों को 1 पेटी और शहीद हुए उस हवलदार को पूरा 1 खोका देना चाहिए। और जितने भी आतंकवादी हिंदुस्तान की जेलों में बंद हैं, उन सबको भागने का 1 मौका देना चाहिए।